नमस्ते दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। मार्केट में एक मैसिव रैली दिखी। मैं रैली को लीड कर रहा था। रिलायंस ने 2000 के लेवल को क्रॉस करके जो रैली दी है 2 दिनों में, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मुझे लग नहीं रहा था रिलायंस 2000 के लेवल पर कभी आएगा, लेकिन उसने सारे मेरे एजम्पशन को रॉन्ग कर दिया। मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दूंगा। आपको लगेगा कि ये बंदा पहले रिलायंस को नेगेटिव बोल रहा है, अभी ये पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, मेरे लिए भाव भगवान है। मैं सही और गलत हो सकता हूँ। इट्स पॉसिबिलिटीज़। शेयर मार्केट पॉसिबिलिटीज़ का खेल है और मैं पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ही बात करता हूँ। तो लग ये रहा है शायद एक बार के लिए 2300 रुपये तक भी रिलायंस जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें इनसेन एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, वो उसको लीड कर रही है, मार्केट को वही स्ट्रेंथ दे रहा है। दूसरा अगर हम बोले तो आईटीसी आज थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दे रहा था। कल उसका रिजल्ट आने वाला है। एक्सपेक्टेशन है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सारे एफएमसीजी कंपनीज़ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ पर इतना बड़ा हिट नहीं हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मुझे सबसे ज़्यादा एफएमसीजी और आईटी सेक्टर पसंद है, क्योंकि मुझे लग रहा है उनके ऊपर कोरोना का सबसे कम इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन कंपनीज़ के ऊपर कोई टैप नहीं है, उनका कैश फ्लो अच्छा है। दैट्स वाई आई लाइक दैम। और कोरोना की वजह से उनके बिजनेस पर एक लंबे लगाड़ में कोई ख़राब इम्पैक्ट नहीं आ रही। जैसे कि अगर हम देखें, कल एलएनटी के रिजल्ट ने बताया कोरोना की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी स्टॉल्ड हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट बंद जैसी हो गई। उसकी वजह से उसके ऑर्डर फ्लो में बहुत बड़ी दिक्कत आई, उसकी वजह से उसके रिजल्ट में भी दिक्कत आई। आज ऐसी ही इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एबीबी का रिजल्ट आया, इतना घटिया कि बात नहीं कर सकता। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो कंपनी डायरेक्टली हिट है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई मोमेंटम आपको नहीं दिखेगा। अगर मोमेंटम लेना ही है तो ऐसी कंपनीज में जाइए जहाँ पे बिज़नेस कम हिट हुआ हो या उनके बिज़नेस में कुछ बढ़ोतरी हुई हो। फिर आप बोलेंगे कि पीवीआर और आइनॉक्स क्यों बढ़ रहा है। 2 दिनों में पीवीआर और आइनॉक्स ने बड़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। मैं बस वही आपको बता रहा हूँ, मार्केट में कई बार मोमेंटम किसी रीज़न की वजह से आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार मोमेंटम बिना कोई रीज़न के भी आ सकता है। सवाल रहा आज एफआई की एक्टिविटी का। एफआई ने कैश में 1700 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है। यही डेटा जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, एफआई की इनसेन बाइंग। मैंने अपने कल के वीडियो में भी बताया था कि वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ही कम है, यानी कि चार्ट पर जो रेड कैंडल्स बनती हैं वर्ली चार्ट पर, उसमें वो वॉल्यूम एक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब तक वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तब तक शॉर्ट करने वालों के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर थोड़ा भी नीचे आएगा आप ट्रैप हो जाओगे इस उम्मीद में कि मार्केट अब ब्रेक डाउन होगा। मैं पेसिमिस्ट हूँ मार्केट के लिए। मुझे मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा शॉर्ट करने के लिए ये लेवल अच्छा नहीं है। अभी जो पोर्टफोलियो मैं हैंडल करता हूँ वो 45% कैश लेवल पर है, पर मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करूँगा कि आप 40% से कम नीचे कैश लेवल मत लेके जाइए। मार्केट किसी भी कंडीशन में हो 60% इन्वेस्टर रहना एक इन्वेस्टर के लिए एडवाइजेबल है, उससे कम होल्डिंग रखना गलत होगा। दूसरा मैं बोलूँगा एफआई की एफ एंड ओ डेटा। एफ एंड ओ डेटा भी अगर हम देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में उन्होंने 6000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा का बाइंग किया है, जबकि शॉर्ट से 4000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा किया है। एक डेटा जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है वो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स में 12000 कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिए हैं, जबकि उन्होंने शॉर्ट 5200 कॉन्ट्रैक्ट यानी 5000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन है, पता नहीं चल रहा है वो करना क्या चाहते हैं। आज वीकली एक्सपायरी थी, तो उसके ख़त्म होने के बाद जो एफ एंड ओ का नेट डेटा है तो देखते हैं हम, तो उनके कॉल लॉन्ग है 1,77,000 यानी कि 1,77,000। उनके पुट लॉन्ग है 2,48,000। उनके कॉल शॉर्ट है 1,15,000। उनके पुट शॉर्ट है 1,61,000, यानी कि उनका ओवरऑल पुट शॉर्टिंग कॉल शॉर्टिंग से ज़्यादा है। दैट मीन्स उनको मंदी अभी नहीं दिख रही है। जब तक एफआई जैसे बड़े प्लेयर मंदी में नहीं आएंगे तब तक मार्केट में बड़ी मंदी आना थोड़ा मुश्किल है। मैं वही कहूँगा
कि हमें वेट करना चाहिए, मोमेंटम मिलता रहता है मार्केट में। अगर आज हम देखें तो मैं जो डेली रिकमेंड करता रहता हूँ अपने स्टॉक्स, उसमें से एक CDSL आज उसने फिर से 52 वीक लगाया, हाई लगाया था, 4% से ज़्यादा प्लस था। मैं बस वही कह रहा हूँ, इसी हिसाब से सभी शेयर्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम मिलता रहता है, आप उस मोमेंटम का लाभ उठाइए, हो सके तो प्रॉफिट बुक कीजिए। हर स्टॉक एक रैली के बाद नीचे आता ही है। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा, जो स्टॉक्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैं अपने स्टॉक लिस्ट में सबसे पहले बोलता रहता हूँ, वो BSE और MCX है। दोनों ने अपनी ऑफरिंग्स बहुत बढ़ाई है। BSE अभी तो इंश्योरेंस ब्रोकर के लेवल पर भी आ चुका है, इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है। BSE और अदर प्रोडक्ट्स के साथ भी आ रहा है। MCX ने कमोडिटी एक्सचेंज इंडेक्स बनाया है। जैसे कि हमने देखा, जब निफ्टी बैंक निफ्टी बनी NSE पर, आज उसका सबसे ज़्यादा टर्नओवर है, उसके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा टर्नओवर है। उसकी वजह से ही NSE इंडिया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट बनाया है। तो MCX में भी उसकी वजह से ही मोमेंटम है। हाँ, इस प्राइस पर लेना एडवाइजेबल नहीं है, बट हाँ, नीचे आए तो उसको लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यूजुअली मैं फार्मा सेक्टर की कंपनीज रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन 2 प्लेयर जो मैंने अपने वीडियो में बताए थे, फाइजर और ग्लेक्सो, मुझे लग रहा है वैक्सीन के प्लेयर के लिए ये दोनों बहुत अच्छी कंपनीज हैं। आज फाइज़र ने 4% से ज़्यादा मोमेंटम लगाया, क्योंकि फाइज़र US जो उसकी पेरेंट कंपनी है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको $2 बिलियन में 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए बुक करवा दिया है। दैट मीन्स को उनको लग रहा है कि फाइज़र की वैक्सीन प्रॉमिसिंग होगी, उसकी वजह से उन्होंने एडवांस बुकिंग करवा दी है फाइज़र के साथ। उसका फ़ायदा इंडियन 5 सब्सिडरी कंपनी को भी मिलेगा। तो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फार्मा में कोई प्ले करना चाहते हैं, तो कंपनीज़ के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ बहुत अच्छी होती है। अगर हम देखें, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी सन फार्मा है, लेकिन वो एक प्राइस से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। क्यों? पता ही नहीं चल रहा, लग ही नहीं रहा है कि वो दवा बना रही है या नहीं बना रही है। उससे कई छोटी कंपनीज जैसे कि डिवीज़ लैब, एलेम्बिक लिमिटेड और डॉक्टर रेड्डी, कई छोटी कंपनीज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। तो यही मैं कह रहा हूँ, फार्मा में बॉटम अप्रोच रखना पड़ता है और वो ढूंढ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं फार्मा में रिकमेंड करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाइए, जिसमें मेरा हेल्थ केयर फंड मेरा फेवरेट है। उसके अलावा आप रिलायंस फार्मा फंड भी देख सकते हो। और सवाल रहा फिर से मेरी टॉपिक्स कहने का, मुझे लग रहा है आज फिर से उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं एक कॉल और ऐड करना चाहूँगा मेरे लिस्ट में, और वो कॉल है, अगर हम देखें तो केमिकल कंपनी में एक कंपनी है श्री पुष्कर भी डाइस इंटरमीडिएट बनाती है, जैसे कि सुदर्शन केमिकल है, लेकिन उससे थोड़ी छोटी कंपनी है और सेकंड या थर्ड लेवल पर आती है। आज उसने 10% की बाई लगाई, टेक्निकली उसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो उसके लग रहा है वहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आएगा। चाइनीज सब्सटीट्यूट के तौर पर आप उसको देख सकते हैं, हो सके तो उसमें कोई पोजीशन बनाना है तो आप ज़रूर से बना सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। आज एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट HDFC AMC का रिजल्ट आया, कंपैरेटिवली टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू कम आया, लेकिन अदर इनकम की कंट्रीब्यूशन की वजह से उसका रिजल्ट अच्छा है। वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है, इस लेवल पर उसको ऐड करना चाहिए। दूसरा रिजल्ट ABB का जो मैंने डिक्लेयर किया, बायोकॉन का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। एक बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। प्रोविजनिंग बढ़ने के बावजूद भी बैंक ने उसका रिजल्ट क्वार्टर ईयर अच्छा बैंक के शेयर्स में कल बहुत अच्छी मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन है, तो AU बैंक कल के लिए भी आप मार्क कर सकते हो। कोल फाइनेंसेस कंपनीज जो मेरी ऑल टाइम बैंकिंग सिस्टम में यानी कि लैंडिंग में सबसे फेवरेट थी, मनापुरम फाइनेंस मेरा बहुत फेवरेट था, 140 के लेवल पर रिकमेंड किया था, आज 175 के करीब आ चुका है। और जैसे कि मुथूट ने इनसेन तेज़ी दिखाई थी, ऐसी ही तेज़ी मनापुरम के साथ आने की पूरी संभावना है, तो वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में आप उसको ऐड कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा, अगर आप मोमेंटम कॉल ले रहे हैं तो वैसे को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अगर इंट्राडे में प्रॉफिट मिल रहा है तो वैसे ही बुक कीजिए। और गोल्ड और चांदी दोनों की तो निकल पड़ी, 3 चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है, हर दिन बढ़ती जा रही है, वो है गोल्ड, सिल्वर और रिलायंस।
गोल्ड सिल्वर आज भी बहुत बड़ी मोमेंटम दी है। यूएस में अगर जॉबलेस क्लेम का डेटा वगैरह देखें तो वो एक्सपेक्टेशन से कम आया है। लग रहा है कि रिकवरी इतनी फास्ट नहीं होगी, उसकी वजह से गोल्ड को बड़ी तेज़ी मिली है। $1900 टर्म में $1900 पर एक बार जाके आया, उसने हाई ऑल टाइम हाई डॉलर टर्म में छू लिया। बस यही होगा गोल्ड सिल्वर में, और अभी तेज़ी बाकी है, बनी रहेगी। हो सके तो उसमें भी अपनी पोजीशन बनाए रखिएगा। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।